नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी की के इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन काफी दिनों बाद मीडिया से जुड़े हैं और वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री शाहनवाज हुसैन साहब की। शाहनवाज साहब, कार्यक्रम में नवभारत टाइम्स के आपका बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। शाहनवाज साहब, सबसे पहले एक बिहार से संबंधित सवाल लेता हूँ कि हाल ही में अभी पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया कि उनकी जो गतिविधियां हैं उसमें विध्वंसक और वो आतंकवादियों से संबंध के सबूत पाए जा रहे हैं। इस पर विपक्षी दलों, खासकर मैं बिहार से अगर जोड़ूं तो लालू जी को नाराजगी है और उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस पर भी बैन क्यों नहीं लगाया जाता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्तों का संगठन है, एक राष्ट्रीय संगठन है जो देश में बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जहां कोई नहीं पहुंचता वहां वो पहुंचता है जी। और एक सांस्कृतिक संगठन है जी। और उसकी तुलना किसी अलगाववादी और आतंकवादी और अलगाव पैदा करने वाले संगठन से तुलना करना ये राष्ट्रीय अपराध है। जी। क्योंकि आज एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक देश के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे। उसके अलावा जब लालू जी वजूद में आए 1989 में, तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्री कैलाशपति मिश्रा जी जो बिहार के नेता थे, उन्होंने बीजेपी से सपोर्ट किया आउटसाइड, तभी वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो जब मुख्यमंत्री बने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में उनकी राय अलग थी। अगर वो इस तरह की राय रखते तो उनका वजूद ही नहीं होता। वो पहली बार 89 में जब वो बने थे तो हमारे सपोर्ट से बने थे। वीपी सिंह की भी सरकार को हम बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। तो आज ये तुलना करना ये अन्याय है, ये अपराध है। इस तरह से तुलना करना ये गैर मुनासिब है और उन्होंने इस तरह की बात की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। तुलना आप क्या कह रहे हैं, गलत है? नहीं, पूरी तरह ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तुलना करना ये अन्याय है। एक राष्ट्रवादी संगठन के बारे में इस तरह की राय उनका रखना। शायद आपने देखा होगा कि लालू जी सरकार बनने से पहले अस्वस्थ थे, फिर सरकार बनते ही थोड़ा सा स्वस्थ हो गए। शायद शक्ति ऊर्जा का संचार हुआ हो और पद का भी संचार है, तो उससे शक्ति पा के शायद वो, आपको लगता है? देखिए, अभी भी वो सिंगापुर जा रहे हैं इलाज के लिए। अभी उनका पासपोर्ट उनको मिला है और हम लोग कामना करेंगे कि और स्वस्थ हों, लेकिन मन भी और विचार भी स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक तौर पर तो हम किसी के बीमारी पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, उतनी मर्यादा भारतीय जनता पार्टी रखती है, लेकिन उनको इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। आखिर देश में जितने भी अलगाववादी संगठन हैं, वो अगर भारत को तोड़ने के लिए या भारत के खिलाफ साजिश करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं तो ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण। शाहनवाज साहब, आप जो भी कहें, पर्दे के पीछे बैठकर लालू जी ने भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती नीतीश जी से तोड़वा दी, अपनी सरकार तो बना ही ली और बेटे को उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। नहीं, पर्दे के पीछे क्या, पर्दे के आगे ही था। हम लोग तो नीतीश कुमार जी को कह रहे थे कि भाई जिसके वजह से आप हुकूमत में आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ। पहली बार जो अलग लड़े थे तो उनको 7 सीटें आई थी समता पार्टी में, पूरे बिहार में जब 324 विधानसभा होती थी।
हमारे साथ आए तो तब भी हम बड़ी पार्टी थे 2000 में केंद्र सरकार में, मैं भी मंत्री था, वो भी मंत्री थे तब अटल जी की सरकार में। अटल जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको कुछ दिन का मुख्यमंत्री वो बने, बहुमत नहीं साबित कर सके। बाद में जब 2005 में भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रही, तब जाकर हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। पूरे बिहार में न्याय यात्रा निकली और न्याय यात्रा के बाद चुनाव हुआ, वो मुख्यमंत्री बने, सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। 15 साल वो सरकार रही। बीच में वो 2 साल के लिए फिर चले गए थे आरजेडी के साथ। पहले जब हमसे अलग हुए थे तब कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर वो ये बहाना लेकर हमारे साथ आए कि तेजस्वी यादव पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जंगल राज वाला, और उनसे नहीं, भ्रष्टाचार के, और जो उनके थे, और ये कहा कि वो उसको एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो बीजेपी के साथ आ गया। हमने सोचा कि चलो वो लौट के आ गए तो हमने पूरा सम्मान दिया। फिर हमारी सरकार चली 2 साल, फिर ज्वाइंट हमारी सरकार चली और हम लोग फिर जीत के आए। तब भी बीजेपी 76 था और उनके 43-45 लोग जीते। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादे के मुताबिक उनको मुख्यमंत्री बनाया। सरकार चल रही थी, मैं भी इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते उस सरकार में जुड़ा, और सरकार में जुड़ने के बाद उनको हम लोगों ने पूरा सम्मान दिया, कोई वजह नहीं थी। अभी जब हम लोग कैबिनेट में थे ठीक से काम हो रहा था, और एक बैग उनको ज्ञान आया कि बीजेपी उनके लिए ठीक नहीं है, और किसी ने उनको समझा दिया कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब किसी ने दिखा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट लाने चाहिए। मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन तो इसलिए वो हमें छोड़कर चले गए। पिछले दिनों जब मैंने नीतीश कुमार जी का इंटरव्यू किया लगभग 1 महीना पहले, तो उनका कहना था कि कसूर बीजेपी का, वो तो बीजेपी का कसूर निकाल रहे थे टूटने के लिए। किस बात का कसूर था? जो गठबंधन टूटा आपका, शायद उनको लगा कि कोई आप उनको पूछ नहीं रहे उतना। क्या बात कर रहे हैं? हम लोगों ने तो पूरी इज्जत दिया, सम्मान दिया, संख्या हमारी ज्यादा थी और मुख्यमंत्री का पद वो एंजॉय कर रहे थे। या शायद वो कारण ढूंढना चाह रहे थे जी, हटने का कोई ना कोई कारण बताना चाह रहे थे, शायद बहाना। नहीं, कोई बहाना नहीं था। जो बहाना होता है रीजन, वो रीजन उन्होंने कोई नहीं दिया, और बिना वो विदाउट रीजन जो है वो हमें छोड़ कर गए। तो उसमें हम लोगों ने तो साफ तौर पे कहा कि, तो हम लोगों ने साफ तौर पे कहा कि भाई, एक दिन पहले भी उन्होंने अमित शाह जी से जब बात हुई थी कि नहीं हम तो साथ हैं, हमारी भी बात हुई थी। तो उसी दिन, तो जिस दिन सरकार गई है उसी दिन तो इन्वेस्टर ऑफिस का उद्घाटन दिल्ली में हमने किया था, और उस दिन भी एक बुनकर का कार्यक्रम था। तो बुनकर के कार्यक्रम में उन्होंने लास्ट प्रोग्राम जो था किसी विभाग का बीजेपी का, वो हमारा था, उसमें भाग लिया। बीजेपी उसमें भाग लिया। 1.5 घंटा हमारे साथ बैठे और आगे की प्लानिंग कर रहे थे। आपने अभी शाहनवाज जी, आपने कहा प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको किसी ने समझा दिया या उनको लगा, तो आपको लगता है 2 सवाल छोटे छोटे ए बी के, एक तो लगता है जो सबको पता ही है, आप क्या आंसर देंगे कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। दूसरा, जो अभी हालात मोड़ ले रहे हैं देश में, जैसे कि नीतीश जी जब दिल्ली गए तो वो मृत प्राय हो चुकी पार्टी सीपीआईएम के सीताराम येचुरी से मिले और उनको फिर से एक उपहार दिया
तो वो एक ममता जी से काट करेगा, वो उनके साथ में। आपको लगता है कि जो हालात डेवलप हो रहे हैं, केजरीवाल उधर दूसरी तरफ खड़े हैं, तो उसमें इनका बनना इतना आसान है क्या पीएम? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई वैकेंसी होने वाली नहीं है। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 प्लस लाना पड़ता है। उसके लिए जदयू राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है जो सिर्फ जिसका वजूद सिर्फ बिहार में है, और बिहार में भी 40 लोकसभा है बस। 40 लोकसभा में वो कितनी लड़ेंगे? मैक्सिमम 15-15 लड़ेंगे। अब 15 में 2-4 जीत भी नहीं जीतेंगे। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आप डबल डिजिट में भी नहीं आने वाले वो लोग। ना आरजेडी डबल डिजिट में आएगी, ना जेडीयू डबल डिजिट में आने वाला। आपको लगता है छोटा सा आरजेडी के साथ जाने में उनको नुकसान होने वाला आने वाले दिनों में? नहीं, नुकसान तो होना ही है। देखिए, विधानसभा के चुनाव में जब वो गए थे तो उनको फायदा हुआ था। विधानसभा का जो चुनाव होता है वो अलग होता है, और जो लोकसभा का चुनाव अलग होता है। विधानसभा में आप देखिए कि हम लोग दिल्ली में विधानसभा नहीं जीते, लेकिन लोकसभा साथ के साथ जीते। लोकसभा हम लोग बिहार में 39 जीते, विधानसभा में हम लोग कम जीते। तो विधानसभा की राजनीति अलग होती है, नगर पालिका की राजनीति अलग होती है, और देश की राजनीति अलग होती है। देश में आप पूरा कीजिए। देश में एक सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो कोरोना काल में काम आई, जो गरीबों के काम आ रही है। मोदी जी की लोकप्रियता बहुत बड़ी है, वो वर्ल्ड लीडर के तौर पर आज पूरे दुनिया में देखे जा रहे हैं। तो उनके बारे में 24 में अगर आप प्राइवेटली बात करेंगे किसी कांग्रेसी से भी, तो वो भी कोई उम्मीद से नहीं है। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यहाँ वैकेंसी नहीं है कोई। मैं यहाँ एक सवाल छोटा सा पूछ के इसका जो सप्लीमेंट है उसके बाद लास्ट 2.5 सवाल पूछूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि बिहार में जेडीयू के ईंधन की कीमत पर आरजेडी के लालटेन की लाइट बढ़ेगी। देखिए, अभी है, जैसे आपने देखा होगा, कल ही जगदानंद सिंह ने बयान दिया कि एग्रीमेंट है, ये मेरा बयान नहीं है, जगदानंद सिंह का एग्रीमेंट है कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति की तैयारी करेंगे। आरजेडी और उसके गठबंधन की संख्या 115 है, और 4 लोग जीतन राम मांझी के हैं, तो 119 है। बहुमत के लिए 121 चाहिए, और इनकी संख्या 43 है। तो आप ये समझिए कि आरजेडी अगर आज चली जाए गवर्नर साहब के पास, तो सबसे बड़ी पार्टी का तो दावा पेश करके मुख्यमंत्री का ओथ बन सकती है, क्योंकि अभी 3 जगह उपचुनाव होने हैं। 3 जगह उपचुनाव है, 3 जगह विधायक नहीं, जिसमें एक सीट जेडीयू की है और एक सीट बीजेपी की, एक आरजेडी की है। तो आरजेडी की तो एक ही सीट दांव पे है अभी, जो कुरहनी विधानसभा है जहाँ मुजफ्फरपुर में। तो आरजेडी के पास संख्या बल, तो लालू जी की कृपा है ना कि वो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। तो आज के डेट में आरजेडी उनको खुलेआम प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, वो 23 तक ही मुख्यमंत्री है। हम तो नहीं कह रहे, हम तो विपक्ष में है, एक रोल अदा कर रहे हैं। अमित शाह जी की रैली पूर्णिया में हुई है, जिसमें अपार भीड़ आई है, और देश सीमांत का इलाका मजबूत हुआ है। और हम फिर अमित शाह जी का दौरा सारण में होगा अभी जयप्रकाश जी की जयंती पे, फिर अलग अलग रीजन में वो अलग अलग कमिश्नरी में आएंगे। और हम लोग अपनी तैयारी में लगे हैं कि 2023 में
हमारा मिशन है कि अगर हम 19 में 39 सीट जीते किशनगंज की, इस बार मिशन 40 है। कोशिश हम सारी सीट पे कर रहे हैं, लेकिन 35-36 से कम जीतने वाले नहीं है। इतनी ले लेंगे, 40 पर हम लोग मेहनत करने वाले हैं। 35-36 ले लेंगे बिहार एकदम 35-36 तो गारंटेड है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात ने, दिल्ली ने, हरियाणा ने, राजस्थान ने नरेंद्र मोदी जी को 100% सीट दिया, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को बिहार में 100% सीट दें, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया। शाहनवाज जी, आप बिहार से भी हैं और काफी समय से काम भी कर रहे थे, तो ये तो आपका कैलकुलेशन किया होगा आपने। लेकिन एक सवाल आपने पहले, जब आरएसएस वाला, मैं लास्ट की ढाई पूछ रहा हूँ, जो जोड़ा चल रही थी बात, उसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि आज आप मिले और प्रवक्ता है, पिछले दिनों मोहन भागवत जी उमर इलियासी जो मौलाना साहब है उनसे घर मिलने गए थे, और इस पर तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। और इसी में मैं जोड़ रहा हूँ छोटा सा, कि लोगों को कुछ अखर रहा है कि उन्होंने संघ प्रमुख को राष्ट्रपिता तक कह दिया, तो उनसे मिलना क्या मुस्लिमों के का हृदय जो है उनका कुछ परिवर्तन करेगा देश के? और ये देखिए, ऐसा है, कहना कितना जायज था? उमर इलियासी साहब से वो मिलने गए जी, और इसके अलावा उन्होंने मौलाना अरशद मदनी से भी वो मिले, आप जग जाहिर है। उसके अलावा और भी मुस्लिम धर्म गुरु से पहले भी मिले। इससे फर्क पड़ेगा मुस्लिमों के, के बारे? वो न वोट के लिए गए, न उनका राजनीति से कोई संबंध है जी। ये एक उन्होंने उनको बुलाया तो वो रहते भी हैं। ये कहना कि मस्जिद में गए, सामाजिक एक्सरसाइज, वो उनके घर वो वहीं रहते हैं, मिलने गए। अच्छा, उन्होंने क्या कहा ये अलग बात है जी। सरसंघ चालक जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं राष्ट्रपिता हूँ। ये वैसे उचित था क्या कहना? नहीं, देखिए, मैं इस पर इतना कहना चाहता हूँ कि सरसंघ चालक ये भारत माता के सपूत है जी। और कोई क्या राय अपने तरफ से राय रखते हैं। जैसे आप कोई बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं जी, तो मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब आप ही हमारे भगवान हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि डॉक्टर भगवान हो जाते। नहीं, वो इसलिए कि राष्ट्रपिता की उपाधि तो महात्मा जी को भाव, उन्होंने जो कहना चाहा, बुजुर्ग कहा, अपना बड़ा कहा, और उसकी सफाई वही देंगे। उसकी सफाई न मैं अधिकृत नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि शायद मैं कह रहा हूँ कि मैं अधिकृत नहीं हूँ, हाँ, न संघ की तरफ से बोलने के लिए, न मौलाना साहब की तरफ बोलने के लिए। आपने एक शब्द बोला ना कि वो भारत माता के सपूत है, तो राष्ट्रपुत्र कह देते, सपूत कह देते। चलो, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनकी सफाई तो उनको ही देनी है। मैं तो इतना कहता हूँ कि वो हम और आप 130 करोड़ आवाम इस मादरे वतन के लाल हैं, भारत माता के सपूत हैं। हर व्यक्ति कहीं न कहीं अहम रोल अदा करता है, और मैं मानता हूं कि सरसंघ चालक जी का ये कहना कि वो पहली बार किसी से मिले, ये सही नहीं है। उससे पहले भी संवाद उनका बहुत हुआ है, और देश के प्रमुख कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल भी उनसे कुछ दिन कबल मिले थे। तो अपने देश के लोगों के साथ, चाहे वो किसी धर्म के हों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की मिट्टी से प्यार करने वाले को भारत माता की संतान मानता है, समाज कायम करता है। और तो उसके नाते किसी की पूजा पद्धति कुछ भी हो, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हर समाज के लोग सरसंघ चालक जी से मिलते हैं। उसी निमित्त अगर वो वहां मिले तो इसमें कोई विवाद का विषय नहीं। बस लास्ट के 1-1.5 सवाल कि अभी जो प्रवक्ता है, चूंकि आप अभी जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो ऊंच नीच आपाधापी हो रही, कभी किसी का नॉमिनेशन हो रहा है, कभी किसी का हो रहा है, उधर गहलोत जी की कुर्सी खिसक रही है, इधर सचिन मिल रहे हैं, ये आपको क्या लगता है? अब खड़गे जी नॉमिनेशन कर रहे हैं, फिर कमलनाथ जी। देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी 2023 में कांग्रेस मुक्त होने जा रही है भारत में। 2023 में
ये तमगा गांधी परिवार अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। सर 23 की डेट आपने क्या रखी? ये इसलिए रखी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है ये दोनों जगह कांग्रेस नहीं आने वाली है, ये सबको मालूम। तो इस वक्त कांग्रेसी सलाहकार ने उनको कहा कि साहब 23 में आप मत रहिए अध्यक्ष। अभी तक तो थे लगातार दो लोकसभा, इतना सीताराम केसरी, नरसिम्हा राव जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आज तक, कांग्रेसी ये याद तो करते हैं कि नेहरू जी, इंदिरा जी ने इतनी सीटें जिताई, लेकिन उसी गांधी नेहरू परिवार में सबसे कम सीट और लगातार लोकसभा हारने का, यानी ट्रिपल डिजिट में नहीं गए, वो रिकॉर्ड तो राहुल गांधी जी के नाम रहा। हाँ, इन्होंने इतनी गंवाई, नेता का दर्जा भी नहीं मिला, इन्होंने इतनी गंवाई और लगा जी, और कई स्टेट उन्होंने गंवाई। अब 2 बची है। किसी आम आदमी से पूछ ले कि क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आने वाली है, क्या कांग्रेस राजस्थान में लौटने वाली है? लेकिन तो सेंटर में तो सेंटर की सीटें तो ले लेंगे वो लोकसभा की। कहाँ से ले लेंगे? पहले भी नहीं लिया ना दोनों जगह। अच्छा, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कितनी सीट आई थी? अशोक गहलोत जी अपने बेटे को भी जोधपुर से नहीं जिता पाए थे ना, सैकड़ों सभा करने के बावजूद। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको अध्यक्ष बनाए, लेकिन कांग्रेस किसे बता रही है? अभी तो सबको मालूम है कि जो नेहरू गांधी फैमिली तय करेगी वही होगा। तो कल तक तो लोग समझ रहे थे कि कोई और उम्मीदवार है, थरूर साहब हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, एक बैग वहां से, तो वहां खाता न बही, जो नेहरू गांधी परिवार कहे वही सही। तो उनके ये भी उम्मीदवार उन्हीं के हैं। और आपको मालूम है सीताराम केसरी जी गैर नेहरू गांधी परिवार के थे, तो उनका क्या हश्र किया था उस वक्त के नेताओं ने, और उनको कैसे अध्यक्ष रहते कैसे कुर्सी से हटाया था, हमारे बिहार के ही थे वो। तो ये कहने की बात है, मुझे पूरी तरह मालूम है कि ये चुनाव सिर्फ दिखावा है, होगा वही जो चाहेंगे राहुल गांधी। अब मेरा आखिरी आधा सवाल, आधा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा उसे आप करेंगे। आप बिहार से हैं, अभी बिहार में काफी काम करके आए हैं, जो आपने आंकड़े गिनाए वो अपने आप में बताते हैं कि कितनी स्टडी आपके पास है, कितना अध्ययन है। क्या हम आने वाले चुनावों में शाहनवाज हुसैन साहब को मुख्यमंत्री बिहार के रूप में देख सकते हैं क्या? देखिए, मैं बीजेपी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। बस में, डीटीसी के बस में चलकर ऑफिस में टिकट मिलने के दिन भी डीटीसी की बस 501 नंबर में चल के मालवीय नगर गया था। फिर चुनाव लड़ने गया। मैं 3 बार लोकसभा लगातार जीता हूँ, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा में मैं लेस देन 1% वोट से भागलपुर से रह गया था। फिर मेरी पार्टी ने मुझे एमएलसी बनाया। मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी का आदेश हुआ कि मुझे बिहार जाना है। उनका हुक्म मानकर, केंद्रीय नेतृत्व का हुक्म मानकर मैं गया। पहली बार बिहार को एमएसएमई में 2nd प्राइज मिला। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी सबको पीछे छोड़कर उड़ीसा को 1st, बिहार को 2nd, हरियाणा को 3rd, प्रधानमंत्री जी के हाथों से 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया। 17 इथेनॉल के प्लांट वहां लग रहे हैं। नई टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी बनी। मैंने बिहार में वो करके दिखाया, और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुले कंठ से ये कहा था कि ये सब कुछ जो हुआ है वो शाहनवाज साहब की मेहनत से हुआ। वही तभी मैंने पूछा कि आपकी मेहनत रंग लाई। तो क्या हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी भूमिका बिहार में बहुत छोटी सी है कार्यकर्ता की। मेरी पार्टी ने मुझे एमएलसी अभी बना रखा है, प्रवक्ता हूँ मैं पार्टी का। मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। मैं मुख्यमंत्री पद के दौर में न था, न हूँ, न मैं चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि मुझे लोकसभा, आपने कहा कि आपके नेता ने आदेश किया तो चलेगा। अगर आपका नेता आदेश दे के मुख्यमंत्री आप होंगे तो क्या बन जाएंगे आप? भाई, अभी तो भविष्य काल में क्या होता है, हम और आप बात कर रहे हैं और किसी को जिंदगी का पता नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी पार्टी के, मैं किसी और पार्टी से बीजेपी में नहीं आया हूँ। नहीं, आप युवा हैं, वाइब्रेंट हैं, काम करने।
काम करने वाले हैं। 1986 से बीजेपी में काम कर रहा हूँ, युवा मोर्चा में, पार्टी में। आज मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे जिम्मे बिहार में अभी मिशन 40 है कि बिहार में सारी की सारी सीट जीते, और लालू जी नीतीश जी मिल गए हैं तो हमारी मेहनत और बढ़ गई है। हम और चुनौती को ये कह दें कि हम नहीं मानते चुनौती, थोड़ा सा आप हम चुनौती मानते हैं और जीतेंगे। शाहनवाज जी, सवाल से सरक रहे, मैं ये कह रहा था कि आप युवा हैं, वाइब्रेंट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। जी, मैं उस दौर में नहीं हूँ। पार्टी तो मुझे जो हुक्म करती है उसी हुक्म पे मैं काम करता हूँ। पार्टी ने 32 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। 52 साल की उम्र में पार्टी ने कहा बिहार में जाके उद्योग लगाइए, उद्योग लगा दिया। पार्टी ने कहा जाओ किशनगंज, वहाँ कमल खिलाओ, तो पहली बार कमल खिला किशनगंज में। पार्टी ने कहा कि जाओ भागलपुर, जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, वहाँ जाके हमने कमल खिलाया। पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर, वहाँ कमल खिलाओ, तो मैं प्रभारी था, वहाँ जाके काम किया। पार्टी जो हुक्म करेगी उस पर मैं 100% खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। जी, धन्यवाद। शाहनवाज जी, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। धनुष धीरे से खींचते हैं पर तीर अनियाले होते हैं इनके। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगले किसी कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।